जय हिंद दोस्तों, ज्ञान स्रोत अकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और आज से मैं एनसीईआरटी क्लास 5th की ईवीएस स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें से हम लोग पहले चैप्टर से शुरू करेंगे और सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1। और इसके पहले मैंने एनसीईआरटी के क्लास 4th के सारे चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। तो इससे क्लास 5th की बुक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे जो है आपके सीटेट में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि 1 साल से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और जिसके चलते मैं वीडियोस बिल्कुल नहीं बना पाई हूँ। तो आज से अब मेरी तबीयत में थोड़ा सा सुधार है, तो इसलिए मैं आज से अपने वीडियोस स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी मेरी मदद करिए इसको आगे बढ़ाने में। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले चैप्टर से कि कैसे पहचाना चींटी ने दोस्तों को। तो देखिए, जो ये चैप्टर है ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। और इस चैप्टर में जो हमारे पशु पक्षी होते हैं या जीव जंतु होते हैं उनके बारे में, उनकी गतिविधियों के बारे में कुछ बताया गया है, कुछ विशेष बातें बताई गई हैं जो हमारे लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। और हम लोग इस चैप्टर में पूरे चैप्टर को ना पढ़ते हुए वही सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहला तो इसमें बनता है, आप आगे बढ़िए इसमें, और लेकिन आप चैप्टर ज़रूर पढ़िए। एक बार चैप्टर पढ़ने के बाद अगर आप एक बार चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपके फैक्ट्स जो हैं वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाते हैं। तो इसमें देखिए, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। तो मतलब जब आपने देखा होगा कि आप ज़मीन पर देखिए कहीं पर चींटियां जाती हैं तो उनके पीछे खूब सारी चींटियां जाती हैं, तो वो किस तरीके से पहचान पाती हैं, क्योंकि वो ज़मीन पर जब चलती हैं तो वो कोई ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिससे कि उनके पीछे वाली सारी चींटियों को पता चल जाता है कि ये हमारे ही ग्रुप की चींटियां हैं। तो ये जो है पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे यहाँ पर दिया हुआ है, क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? सोचो उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं कि जो मच्छर होते हैं वो हमारे शरीर की जो गंध होती है, खासकर पैर के तलुओं से जो है, या हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। तो इसमें प्रश्न बन सकता है कि मच्छर जो होते हैं वो हमें किस तरीके से पहचानते हैं। तो वहाँ पर ऑप्शन दे सकता है कि मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से पहचान लेते हैं, या मच्छर हमें लाल रंग के हम लोग दिखते हैं इसलिए पहचान लेते हैं, या मच्छर हमें देखकर पहचान लेते हैं। कुछ भी प्रश्न बन सकते हैं, इस तरीके से ऑप्शन में दिया जा सकता है। यहाँ पर दिया है एक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। तो इसमें विशेष बात ये है कि जो रेशम का कीड़ा होता है, यानी कि जो नर कीड़ा होता है रेशम का, वो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर तक पहचान लेता है। आगे यहाँ पर है कि सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र या गंध से ही पहचान लेता है कि यह बाहर का कुत्ता है या वहाँ का कुत्ता है। तो जो कुत्ते होते हैं या इनकी तरीके से बहुत सारे और से भी जानवर होते हैं जो मतलब कि सिर्फ मल मूत्र के सूंघने आदि से ही ये पहचान लेते हैं कि वो मतलब जो भी जानवर है वो उनके इलाके का है या कहीं बाहर से आया है। तो ये भी जो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होते हैं। मतलब कि जो पक्षी होते हैं ज़्यादातर उनकी आंखें जो होती हैं सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं। मतलब ये एक खास बात होती है कि हम लोग मतलब चूँकि हम लोगों की आंखें तो बिल्कुल सामने होती है, तो हम लोग 2 चीज़ें एक साथ ऐसे नहीं देख सकते। तो वो दोनों तरफ जो होता है दोनों तरफ अपनी चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब वे बिल्कुल सामने देखते हैं तब उनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं, मतलब कोई एक ही वस्तु देख पाती हैं।
इसलिए कई पक्षी जो होते हैं अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। जानते हैं क्यों? ज़्यादातर पक्षियों की पुतली, जो उनकी पुतली होती है, वो घूम नहीं सकती है, मतलब वो एक ही स्थान पर रहती है और वे अपने गर्दन को घुमाकर आसपास देखते हैं। तो ये पॉइंट भी क्या है, ये पॉइंट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं ये शिक्षण संकेत दिया हुआ है कि, एक मिनट इसको ज़रा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है जब पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हीं चीज़ की दूरी का एहसास हो जाता है, और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनके देखने का दायरा बढ़ जाता है। पक्षियों के सिर और उनकी आंखों की स्थिति का अवलोकन करने से बच्चों को यह बात समझने में आसानी होगी कि वो किस तरीके से देखते हैं, उनके देखने का क्या दायरा होता है और वे गर्दन को किस तरीके से घुमाते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है चील, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं। 4 गुना ज़्यादा मतलब कि अगर हम x देख पाते हैं तो वो 4x देख पाते हैं। जो चीज़ें हम 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती हैं वे चीज़ें पक्षी को 8 मीटर की, मतलब कि जो चील, बाज और गिद्ध हैं ये हमसे 4 गुना ज़्यादा देख पाते हैं। अगर हमने मान लीजिए हमें 8 किलोमीटर तक हम देख पाते हैं तो इनकी वो देखने की दृष्टि जो है वो कितनी हो जाती है, 32, यानी 4 × 8 = 30, तो वो 32 किलोमीटर तक देख सकते हैं। ये उनकी खास विशेषता होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि वे कौन से पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी तक देख पाते हैं। तो उसमें चील, बाज, गिद्ध भी दे सकते हैं, या कौवा दे सकते हैं, या मोर दे सकते हैं, कोई भी इस तरीके से पक्षी दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देख पाते हैं। तो जो रात में जगने वाले जीव हैं वो किस तरीके से देख पाते हैं? तो रात में जगने वाले जीव सिर्फ काला और सफ़ेद ही उन्हें दिखता है और वो कुछ नहीं देख पाते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए यहाँ देखते हैं कि एक बार डेस्क बजाओ कैसी आवाज़ आती है। अब चित्र में दिखाया गया, देखिए ये बच्चा है, ये डिस्क पर कान लगाए हुए है और किस तरीके से देख रहा है। वैसे ही डिस्क पर कान लगाओ, एक बार फिर अपने हाथ से डिस्क बजाओ, थप थप करके ऐसे किसी तरीके से भी बजाइए। कैसी आवाज़ आती है? क्या दोनों आवाज़ों में कोई अंतर है? तो आप खुद महसूस करिए, आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं इस विषय में और प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि किस तरीके की आवाज़ आप महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है, उसके बाहरी कान नहीं होते हैं। यानी जो सांप होता है, जिस तरीके से हम लोगों के बाहर कान निकले हुए होते हैं, दिखाई देते हैं, इस तरीके से सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। तो जमीन में जो हम लोग चलते हैं, हम लोगों की कंपन से वो उनके जो कंपन के सुनने की शक्ति होती है वह बहुत ही तेज होती है। तो जमीन पर कंपन करते हुए वह चीज़ों को ही सुन पाता है। तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है सीटेट के दृष्टिकोण से। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत, यानी जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, को देखकर एक खास तरीके की आवाज़ निकालते हैं और अपने साथियों को संदेश देते हैं। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। मतलब कि जो पक्षी होते हैं, जैसे उन्हें अपने मित्रों को भोजन के लिए बुलाना होता है तो एक अलग तरीके, जैसे मैंने अभी बताया कि जिस तरीके से हम लोगों को एक दूसरे की बात समझने के लिए एक भाषा का होता है, उसी तरीके से वो भी अपनी बात को समझाने के लिए तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं और उन आवाज़ों के माध्यम से वो समझ जाते हैं कि हमें भोजन के लिए बुलाया जा रहा है या किसी दुश्मन के खतरे का एहसास है उसके लिए बताया जा रहा है, वगैरह वगैरह। तो आप जो है ये पॉइंट भी नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए अलग तरीके की आवाज़ निकालते हैं और ज़मीन पर चलकर आने के लिए दूसरी तरीके की आवाज़ निकालते हैं। अब यहाँ पर है कि जो मछली है
वो खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों के द्वारा देती है। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो मछली होती है वो अपने शत्रुओं से बचने के लिए या खतरे की चेतावनी देने के लिए किस तरीके से अपने जो मित्र होते हैं उनको बताती है या संकेत देती है, तो वो बिजली तरंगों के माध्यम से देती है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कुछ जानवर तूफान और भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी हो आने वाली है। अब इसमें यहाँ पर देखिए दिया हुआ दिसंबर 2004 को आया हुआ जो भी एक सुनामी आया था, कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया और इस प्रकार से उन लोगों की जान बच गई। तो हम लोगों से काफ़ी पहले ही जानवरों या जीव जंतुओं को ये पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई प्राकृतिक आपदा पहले से ही घटित होने वाली है। आगे बढ़ते हैं यहाँ और देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि जिस तरह पक्षी हर अलग बात के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, उसी तरह तुम भी अलग अलग बातों के लिए अलग अलग आवाज़ों की भाषा बना लो। ध्यान रहे बोलना नहीं है, केवल आवाज़ें निकालनी है और साथियों को अपनी बात समझानी है और बातों के लिए चेतावनी संदेश भेजना चाहोगे और कक्षा में टीचर के आने पर। तो ये तो मतलब एक ऐसे ही दिया है कि आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ा शिक्षण संकेत भी देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है पाठ में कुछ जानवरों के उदाहरण दिए गए हैं, उनकी संवेदनशीलता ज्ञानेंद्रियों की बात की गई है, पर इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ पर दिया कि पर इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और अन्य जानवरों के ऐसे ही व्यवहार के बारे में जानने के लिए बच्चों को अखबार में पढ़ने व टीवी पर उपयुक्त कार्यक्रम देखने के लिए आप प्रेरित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो संवेदनशील शब्द है इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है, लेकिन उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो बच्चों को इसके लिए आप प्रेरित कर सकते हैं कि अखबार में पढ़ें या टीवी में देखें और इस तरीके से वो ज्ञानेंद्रियों के बारे में समझ पाएंगे या संवेदनशीलता को समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें दिया हुआ है कि ये मैं भालू जैसे दिखता हूँ पर मैं भालू नहीं हूँ। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे लटक कर मस्ती में सोते हैं। अब देख लो, अब ये जब 17 घंटे सोते हैं तो जगते कितने घंटे हैं भाई? 24 घंटे होते हैं। जब 17 घंटे जग गए तो सिर्फ 7 ही घंटे तो सोए, 7 ही घंटे तो जगे। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। मतलब कि ये जिस पेड़ पर रहते हैं ये उसी पेड़ की पत्तियां खाते हैं। इनका जो जीवन काल होता है वो सिर्फ 40 वर्षों का होता है और 40 वर्षों के अपने जीवन काल में ये ज़्यादा से ज़्यादा 8 पेड़ों पर ही जो वहाँ के आसपास होते हैं उन्हीं पर ही रहकर अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। और ये सप्ताह एक और ख़ास बात है कि ये शौच के लिए ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। ये सब इनकी खास बातें हैं। तो ये इससे देखिए 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इस पर स्टार लगा लीजिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सीटेट में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर सलाद के सोने और जागने की प्रक्रिया को 24 घंटे की घड़ी में दिखानी हो तो ऐसे दिखेगी। अब देखिए यहाँ पर दिखाया गया है और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पर 12 पूरे कॉलम दिए हुए हैं और इसमें से जो है एक को 2 घंटे के बराबर दिखाया गया है। तो इस तरीके से दिखाया गया है कि वो 18 घंटे सोता है। तो जब वो 18 घंटे स्लाथ सोता है, इसमें दिखाया गया है ये घड़ी के चक्र में। देखिए इसमें दिखाने का कोई ख़ास मतलब नहीं है। इसमें दिखाने से ये है कि बच्चे जो होते हैं वो किसी भाग को जो
भिन्न होता है, यानी कि तिहाई है, चौथाई है, इन चीज़ों को भी वो समझ सकेंगे, उनके अंदर ये चीज़ों की भी समझ विकसित हो सकेगी। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए गाय दिया हुआ। अब गाय के लिए 2 कॉलम फिलअप है, तो यानी कि गाय कितने घंटे, 4 घंटे सोती है। और यहाँ पर देखिए ये भी 9 घंटे हैं, यानी कि अजगर भी 18 घंटे सोता है। जिराफ आपका ये 2 ही घंटे सोता है। आप देखिए जिराफ बिल्कुल मतलब 2 ही घंटे सिर्फ सोता है, बाकी के वो 22 घंटे जगता है। बिल्ली जो है, बिल्ली 6 यहाँ पर दिया, यानी 6 2 जा 12, यानी कि 12 घंटे जो है बिल्ली सोती है और 12 घंटे जगती है। अब यहाँ पर शिक्षण संकेत को देख लेते हैं। देखिए शिक्षण संकेत से भी हमारे एग्जाम में प्रश्न जरूर बनते हैं, इसलिए शिक्षण संकेत को आप इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा, उन्हें भी आप जरूर ध्यान से पढ़िए। जानवरों के सोने और जगने के समय को 24 घंटे की घड़ी में बताकर बच्चे तिहाई, चौथाई आदि की समझ को भी उपयोग कर सकेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि इससे बच्चों के अंदर जगने और सोने की प्रक्रिया बच्चों के अंदर जो है तिहाई और चौथाई चीज़ों को समझने की एक विकसित होगी, और ये जो है दूसरे विषय से भी आपको जोड़ती है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पर बाघ। अब यहाँ पर देखिए बाघ के बारे में दिया गया है। बाघ भाई हमारा राष्ट्रीय पशु है, तो बाघ के बारे में देखते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। अब देखिए अभी पहले इसके पहले आपने पढ़ा था 4 गुना देख सकता है। बताइए कौन हमसे ज़्यादा? तो चील, बाज और गिद्ध जो होते हैं वो हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं, और ये भाई साहब जो हैं, ये भाई साहब 6 गुना ज़्यादा देख सकते हैं, अब तक देख सकते हैं। तो देखा ना आपने, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे इसमें देखते हैं। आगे इसमें दिया हुआ है बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उससे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। आगे यहाँ पर है बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र गंध से झट पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं घुसना है, ये तो उस बाघ की मर्जी पर ही निर्भर करता है। तो जिस तरीके से आपने अभी पहले पढ़ा है, पिछले पेज पर पढ़ा था कि कुत्ते जो होते हैं वो एक दूसरे के मलमूत्र से पहचान लेते हैं, उसी तरीके से बाघ भी जो है वो उनका इलाका है कि नहीं है, वो मलमूत्र आदि को सूंघकर पहचान लेते हैं। आगे चलते हैं, और यहाँ पर है कि बाघ जो है मौके के अनुसार अपनी आवाज़ भी बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कभी कराना हो तो कभी गुर्राना हो। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। तो बाघ जब गुर्राता है तो कितने किलोमीटर तक सुना जा सकता है? अब यहाँ पर ऑप्शन दे सकते हैं 3, 4, 5, 6, कुछ भी दे सकते हैं। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 3 किलोमीटर दूर तक उसको सुना जा सकता है। अब अगर बाघिन को बुलाना हो, या मतलब कि जैसे बाघिन को बुलाने के लिए और गुस्से के लिए अलग अलग तरीके की आवाज़ भी ये निकालता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने की आवाज़ के अंतर को भी समझ लेता। तो आप समझ सकते हैं वो मतलब कि आप छुप रहे हो झाड़ी में, या फिर पत्ता हिल रहा है, झाड़ी हिल रही है, तो इन दोनों के मतलब वो अंतर जो होता है उसको भी कितनी बारीकी से समझ लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं। तो आपने देखा इसमें किस तरीके से बाघ की विशेषताएं जो बताई गई हैं, इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर है हाथी को उसके दांत, गैंडे को उसकी सींग और शेर, मगरमच्छ, सांप को उसकी खाल के लिए मार दिया जाता है। ये पॉइंट भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवर की गिनती इतनी कम हो गई है कि उनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार ने इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। जैसे उत्तराखंड आपका कहाँ पड़ता है?
उत्तर साइड में पड़ता है, तो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जो जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क है, आपको पता होना चाहिए कि जिम नेशनल कॉर्बेट जो पार्क है उसका नाम बदलकर अब फिर से पुराना नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखने की बात कही गई है। और राजस्थान के भरतपुर जिले का घाना जो है, घाने का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, केवला देवी नेशनल पार्क कर दिया गया है। जंगलों में जानवरों का शिकार मना है, यहाँ लोग जानवरों के जंगल में कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। तो ये पॉइंट भी जो है आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए हमारा चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है। और अगर कुछ भी समझाने में थोड़ी बहुत भूल हो गई या कुछ भी कमी हो तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। और प्लीज़ मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।